अलबत्ता उसे फिसलने से बचाने को मुझे उसका हाथ थामना पड़ा। रोशनी में सफर करना आसान था। ढलान में यूं भी तेजी से सफर किया जा सकता है। वो बुलंदी जिस पर हम घंटे से भी ज्यादा वक्त लगाकर चढ़े थे, चंद मिनट में तय करके नीचे पहुंच गए। उसने इंकिशाफ किया हमें प्यास लगी है और भूख भी महसूस हो रही है। सब्र करो, इत्मीनान से कहते हुए मैं आगे बढ़ गया। वो मेरे साथ कदम मिलाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या मतलब सब्र करूं? मैं इत्मीनान से बोला, जब खाने पीने को कुछ मुयस्सर ना हो तो हमारे यहाँ भूखे प्यासे लोग जो करते हैं उसे सब्र कहते हैं। वो तलखी से बोली, कभी अच्छे अल्फाज भी मुंह से निकाल लिया करो, हर वक्त खून चलाने और दिमाग खराब करने में लगे रहते हो। मैं बरहम हुआ, हम बाजार में नहीं फिर रहे, ना आपके ड्राइंग रूम में विराजमान है, फिर ऐसा तकाजा करने की कोई तुक बनती है। वो नादम हुई। हमने सोचा शायद बैग में कुछ खाने को रखा हो। मैंने मुंह बनाया, अच्छा मजाक है। वो खामोश हो गई, लेकिन उसे खामोश कराना मसले का हल नहीं था। लामुहाला वो ज्यादा देर भूखी प्यासी न रह पाती। को पानी मिलने की उम्मीद कभी थी, अलबत्ता खाने को कुछ ढूंढना काफी दुश्वार था। हम थक गए हैं। वो ज्यादा मुशक्कत तय नहीं कर सकी थी। एक बार फिर थकन का ऐलान करने लगी। बिलाशुबा जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रही थी। मैं शाकी हुआ, आप संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही हैं। जानता हूं ऐसे हालात से आपका पहली बार वास्ता पड़ा है, लेकिन यकीन मानो रोने पीटने और ववेला करने से बचत नहीं हो सकती। हमारी पहली तरजीह जान बचाना है, इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करो। मैं भी तो आपके साथ हूं। उसने मुंह बसोरा, आप फौजी हैं और हम नर्मो नाजुक लड़की हैं। मैं मुतवस्सिम हुआ, मैंने इतना वजन भी तो उठाया हुआ है, प्लीज हमसे और नहीं चला जाता। थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना। मुल्तजई होते हुए उसने कदम रोके और फिर बगैर मेरी इजाजत के नीचे बैठ गई। मैंने उसे थोड़ी देर बैठने दिया। वो गहरे सांस लेकर थकन उतारने लगी। पांव के तलवे जल रहे हैं और दर्द कर रहे हैं। उसने बूट उतारने को हाथ बढ़ाया। बूट मत उतारो, मैंने फौरन मना कर दिया था, क्योंकि एक बार बूट उतार देती तो दोबारा पहनना दुश्वार हो जाता। मुमकिन था उसके पांव पर छाले बने होते। सख्त पथरीली जमीन पर इतना ज्यादा पैदल चलने की वजह से छालों का बनना हैरान कुन नहीं था। ऐसे शख्स जो कभी इतना ज्यादा पैदल न चला हो, उसके पांव का जलना, पिंडलियों में दर्द होना और पांव के तलवों पर छाले बनना आम सी बात है। वो तो कुछ ज्यादा ही नर्म और मुलायम और नाजुक थी। उमरा की तो वर्जिश भी आराम व आसाइश और मजे वाली होती है। मौसम की मुनासबत से जिम का दर्जा हरारत होता है। ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। फोम पर लेटकर हल्का फुल्का हिलजुल लेना ही उनके नजदीक काफी होता है। जिन्हें सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी की सहूलत हर दम हर घड़ी मुयस्सर हो, वो मौसम से लड़ने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते। आराम तलबी और जिस्मानी आसाइश इंसान को नाकारा कर देती हैं। सोने पे सुहागा, डिब्बों की गजा, मसनूई मशरूबात और मिनरल वाटर कर देते हैं। यूं इंसान के मुदाफाती निज़ाम की सलाहियत सिफर रह जाती है। मगर मेरे मना करने के बावजूद वो ना रुकी और बूट उतार दिए। बारीक जराबें उतार कर वो सुर्ख होते तलवों पर हाथ फेरते हुए रूहानसी हुई। छाले बन गए हैं। मैं इत्मीनान से बोला, कोई अनहोनी बात नहीं है, पहाड़ी इलाके में ज्यादा चलने पर छाले बन जाया करते हैं। वो तशवीश से बोली, हम अब कैसे चलेंगे? मैंने दरख्त की शाख से कांटा तोड़ा और चूं ही नीचे बैठकर उसके पांव को हाथ लगाया। उसने जल्दी से पांव खींचने की कोशिश की। यकीनन वो मेरा इरादा जान गई थी। कुछ नहीं होता, इतनी नजाकत मत दिखाओ कि मुझे जबरदस्ती करना पड़े। उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, हम खुद से बोलेंगे ना। छाले का पानी ना निकाला तो जख्म बन जाएगा, और बेफिक्र हो, छाले की जिल्द पहचान होती है। जानते हैं, मगर फिर भी डर लग रहा है। कुछ नहीं होता है। इसकी पिंडली पर गिरफ्त बढ़ाते हुए मैंने कांटे की नोक छाले में उतार दी। झुरझुरी लेते हुए उसने जोर से सी की, लेकिन ज्यादा दर्द ना होता देखकर चुप साध दी। कांटे को छाले के आर पार गुजार कर मैंने चंद लम्हे अंदर रहने दिया ताकि छाले का फासिद पानी जिल्द से बाहर निकल जाए। फिर बैग से नई सूती जराबें निकालकर उसे पहनने को दी। जराबें डालकर उसने बड़ी मुश्किल से बूट पहने। हमने 4-5 मिनट आराम कर लिया था। मजीद वहां बैठना मुनासिब नहीं था। अब उठ जाओ, मैं खड़ा हो गया। जमीन पर हाथ टेक कर वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। चेहरे पर 12 बज रहे थे। हालात की नजाकत उसकी नजर से भी ओझल नहीं थी। चंद कदम लेते ही उसने महजूबाना अंदाज में एक उंगली उठाई। 1 मिनट हम भी आए और एक घनी झाड़ी की तरफ बढ़ गए। मौका गनीमत जानते हुए मैंने बैग नीचे रखा और उससे मुखालिफ जानिब एक और झाड़ी की तरफ बढ़ गया। फितरी तकाजे इंसान के साथ लाजुम व मलजूम है, और यही कमजोरियां हैं जो इंसान को इसकी हैसियत याद दिलाती रहती हैं। इंसान न भूख प्यास बर्दाश्त कर सकता है और ना खुराक को ज्यादा देर पेट के अंदर रख सकता है। ताजा दम होकर हम दोनों जाने को तैयार हो गए, मगर वहां से आगे बढ़ना शायद हमारी किस्मत में न था। मैंने जो ही SR-1 का बैग कंधों में डालकर परमा को चलने का इशारा किया, अचानक झाड़ियों की ओर से 2 मुसल्ला अफराद बरामद हुए। राजा, परमा सरसहमगी से चीखी थी। यकीनन दुश्मनों की कुमक पहुंच गई थी। खबरदार, एक ने चीखते हुए पिस्तौल वाला हाथ सीधा करने की कोशिश की।
मगर मैं उसे खबरदार किए बगैर जारहाना कदम उठा चुका था। मेरी उंगली ने सुराख से 2 मरतबा लबलबी दबाई। दोनों मुर्दा छिपकलियों की तरह नीचे गिरे थे। मैं परमा का हाथ थाम कर वापस भाग पड़ा। वह दम बदम खतरा बढ़ता जा रहा था और मेरे लिए परमा कंबल साबित हो रही थी, जिसे ना छोड़ा जा सके और ना ओढ़ा जा सके। वह ऐसा भारी बोझ थी जिसे कंधों से उतारना मुमकिन न था। खतरे को देखते ही परमा की टांगों में भी बिजली भर गई थी। वो मेरे साथ कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। झाड़ियां जहां हमारी मददगार थी वहीं दिखाव को भी महदूद कर रही थी। हम 150-200 कदम से ज्यादा फासला तय नहीं कर सके थे कि एक और कयामत टूट पड़ी। एक झाड़ी की ओर से निकलते वक्त कोई पूरी कुव्वत से मुझसे टकराया था। मैं मुंह के बल करने लगा। बड़ी मुश्किल से चेहरे के सामने हाथ टेक कर मैंने थोबड़े को बचाया। पिस्तौल मेरे हाथ से छूट गया था। जब तक संभल कर उठता 2 राइफलें हम पर तन चुकी थी। एक मेरे सामने खड़ा था, भारी जुस्से और लंबी कामत का देवनुमा शख्स, जबकि अकब में शरीर बदन का जवान था। भारी जुस्से वाले ने करख्त लहजे में धमकाया, जरा सी गलती तुम्हें नर्क में पहुंचा देगी। मैं गहरा सांस लेकर रह गया। आंखों ही आंखों में अपना और सामने वाले का दरमियानी फासला नापा, मगर इस पर हमला करने से कामयाबी मिलने की उम्मीद ना होने के बराबर थी, क्योंकि इसका दूसरा साथी जो मेरे अक्कम में खड़ा था वो इस स्नान में मुझे आसानी से निशाना बना सकता था। भारी जुस्से वाले ने हुक्म दिया, बैग उतार दो बालिक। मैंने बैग नीचे फेंक दिया। अगला हुक्म मिला, पिस्तौल को मेरी तरफ ठोकर मारो। मैंने बेचुचरा उसके कहने पर अमल किया कि अब तक गेंद उसके कोट में थी। उसके लबों पर तमस्कराना तबस्सुम उभरा। क्या सोचा था, इस बुलबुल के साथ भागने में कामयाब हो जाओगे? मैं खामोश रहा। बेफिक्र हो, आसान मौत तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुमने मेरे बहुत से कीमती बंदे नाकारा और जाया कर दिए हैं। एक एक का पूरा इंतकाम लूंगा। अलबत्ता थोड़ा सब्र करना पड़ेगा कि तुमसे पहले इस बुलबुल का नंबर है जिसकी तस्वीर देखकर मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है, और तुम्हारी तलाश को कारिंदों की स्वाबदीद पर छोड़े बगैर मुझे खुद साथ आना पड़ा। परमल सख्त मुतवहिश और खौफजदा लग रही थी। उसकी सहमी हुई नजरें गुंडों का दीदार करके मुझ पर गड़ी थी, क्योंकि शौरी और लाशौरी तौर पर वह मुझे अपना मुहाफिज समझती थी। और इस समय न कुछ गलत भी न था कि मैं मुसलसल ऐसे मुहाफिज के रूप में सामने आ रहा था जो न सिर्फ उसकी जान बचा रहा था बल्कि हर जरूरत और तकाजे का भी ख्याल रख रहा था। मेरे हक में मौजूद दुश्मन ने मशवरा दिया, बास निकलना चाहिए, वरना पुलिस पहुंच गई तो सिर्फ इनाम की रकम ही मिल पाएगी। ये फूल रसाई से दूर हो जाएगा। बास मकरू अंदाज में बोला, यार सुनील, कहीं जाने का वक्त है ना, मुझ में इतना सब्र है, जो कुछ होगा यही होगा। पुलिस आ गई तो इन्हें भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल जाएगा। यूं भी इस मामले में पुलिस और एजेंसियों की मदद हमारे साथ है। फिर जल्दी करो बास। सुनील ने इत्तेफाक करते हुए मेरी तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है इसे गोली मार देते हैं। बास जहर खंद हुआ। इतनी आसान मौत इसकी किस्मत में कहाँ। ये पहले अपनी महबूबा का अंजाम अपनी आंखों से देखेगा, फिर हमारे जख्मी और मरने वाले साथियों का हिसाब किताब देगा। मैंने मोहलत के असूल को इन्हीं बातों में लगाना चाहा। मैं तुम्हें दुगनी रकम दे सकता हूँ। परमा की जानिब इशारा करते हुए बास ने करीहा कहका बुलंद किया। क्या लगता है पूरन सिंह पैसों की खातिर इस बुलबुल से दस्तबरदार हो जाएगा? मैंने जल्दी से सफाई पेश की। मनोज जोशी को लड़की चाहिए और तुम्हें रकम। अपनी हाजत पूरी करके इसे मनोज जोशी के हवाले करना और रकम बटोर लेना, और जितनी रकम मनोज जोशी देगा इससे दुगनी रकम मुझसे ले लेना। बल्कि इस लड़की ने भी करोड़ों का जेवर पहना है और वो भी तुम्हारा हुआ। पूरन सिंह तंजिया लहजे में बोला, साले मौत को सामने पाकर अपनी महबूबा इससे दस्तबरदार हो गया है। मैंने बात बनाई, मेरी महबूबा है ना, इससे कोई और रिश्ता है। एक शख्स ने इसे लाने पर भारी रकम की अदाई का वादा किया था। अगर नाकाम हुआ तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? परमा बेबसी से चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकते, भूल गए हमारी हिफाजत का वादा किया गया था। मैं इत्मीनान से बोला, मोहतरमा पहले अपनी जान होती है और फिर किसी और का नंबर लगता है। तुफ़ है तुम्हारी ये मर्दानगी पर। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने बोधे, कमजोर और बुज़दिल निकलोगे। जलील इंसान हिफाजत नहीं कर सकते थे तो वादा क्यों किया गया था? पूरन सिंह ने क्या लगाया। सुनील ने उसका साथ दिया था। वाह, यहाँ तो वादे और कस्में याद दिलाई जा रही हैं। अरे मेरी बुलबुल, पूरन सिंह को सामने पाकर बड़े बड़ों की छलवार गिल्ली हो जाती है। इस लोंडे की हैसियत ही क्या है? परमा तैश में चिल्लाई, ऐसे गलीज और खबीज शख्स के कोलो करार बांधती है हमारी जूती। बकवास बंद करो घटिया औरत। मैं जारियाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। त्यारो रुको, पूरन सिंह चिल्लाया। मैंने अनसुना करते हुए परमा की तरफ पेशकदमी जारी रखी। वो सहम कर उल्टे कदम पीछे हटने लगी। चौक आंखों में बेयकीनी और खौफ उभर रहा, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले मुझे जोरदार ठोकर लगी जिसमें मेरी मंशा का गहरा अमल दखल था। मैं मुंह के बल नीचे गिरने लगा कि कभी कभार चेतने को गिरना पड़ता है। जमीन से टकराने तक मेरा दायां हाथ वैबले रिवाल्वर को कब्जे में कर चुका था। मेरा ज्यादा ध्यान चूंकि रिवाल्वर की तरफ था, इसलिए जमीन से टकराने पर अच्छी खासी चोट लगी थी। मेरे मुंह से जोरदार कराह निकली। पूरन सिंह और सुनील ने जोरदार कहकर लगाया था। मेरी दुर्गत पर उन्हें खुशी हुई थी। रिवाल्वर मेरे दाएं हाथ की गिरफ्त में छाती के नीचे दबा था। मेरे अंगूठे ने महार से सेफ्टी हटाई और बायां हाथ जमीन पर टेक कर मैंने उठने की अदाकारी की। जिस्म के थोड़ा सा ऊपर होते ही
मैं जोरदार झटके से यूं पलटा कि मेरी पीठ जमीन से टकराई और रिवॉल्वर को दोनों हाथों में थामते हुए मेरी पहली गोली ने सुनील की खोपड़ी को बोसा दिया और फिर बरके कूंदे की तरह नाल को पूरन सिंह की तरफ मोड़कर दोबारा लबलबी दबा दी। मैंने पूरन सिंह के दाएं हाथ को निशाना बनाया था क्योंकि उसने सुरात से राइफल सीधी की थी। अगर उसके सर में गोली मारता तो अंदेशा था वो गोली चलाने में कामयाब रहता और बैरल का रुख मेरी जानिब होने की वजह से राइफल की गोलियां अपना काम कर जाती, क्योंकि उसका दिमाग खत्म होने से पहले उंगली को ट्रैगर पर दबाव बढ़ाने का हुक्म जारी कर चुका होता। यूं मरते मरते भी उसकी राइफल मेरा काम कर जाती। मेरी तजवीज के नसीब में आधी कामयाबी लिखी थी, क्योंकि गोलियों के झटके से बैरल का रुख तो तब्दील हो गया था, अलबत्ता लबलबी दबाने में वो कामयाब रहा था। तड़तड़ की आवाज से गोलियों का छट्टा बरामद हुआ, लेकिन दोबारा फायर करने के काबिल वो नहीं रहा था। गोलियां उसकी हाथ की पुश्त में घुसी थी। राइफल उसके हाथ से नीचे गिरी। वो बेसाख्ता दायां हाथ बगल में दाब कर खून रोकने की कोशिश करने का गठर की मानिर गलाजत उगलने वाले होंठों से कराहे खारिज होने लगी। अब बताओ बालिक, तुम राजकुमारी के साथ क्या करने का इरादा रखते हो? वो हकलाया, हम मुआयदा कर सकते हैं। मैंने उठते हुए इस्तजाइया क्या बुलंद किया। सच में ऐसा ही सोचते हो? साथ ही रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया। नहीं प्लीज, भगवान के लिए। उसने गिड़गिड़ाकर जान बचाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा किरदार न था जिसे जिंदा छोड़ने की बाबत गौर किया जा सकता। लबलबी दबाकर मैंने धरती का सीना उसके गंदे वजूद से पाक किया। वह झटका लगने से पुष्ट के बल गिरा था। आप बहुत बुरे हैं। मैं जैसे ही मुड़ा वो आंखें नम करते हुए करीब आई और मेरी छाती पर मुक्का रसीद करते हुए बोली, ऐसे बकवास की जाती है? मैं शाकी हुआ तो आप सच झूठ में तमीज नहीं कर सकती। वो महजूब हुई। आपके अंदाज ने हमें चकरा दिया था। लगा आप सच में हमें इनके हवाले करने वाले हैं। वो मुसल्ला थे, इन्हें काबू करने को कुछ तरकीब तो करना थी। और अब तैयारी पकड़ो, गपशप का वक्त नहीं है। मैं बैग उठाने को बढ़ा, मगर जैसे ही झुका अचानक दौड़ते कदमों की आवाज समातों में पहुंची। मैं झटके से खड़ा हुआ। वो दो अफराद थे, दोनों ही मुसल्ला थे। खबरदार! आगे वाले ने भागते हुए पिस्तौल सीधा करना चाहा, मगर उसके धमकाने से पहले मैं लबलबी दबा चुका था। वो तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ मेरे काफी करीब पहुंच चुका था। गोली खाने के बाद भी एक दो कदम लेकर गिरा, मगर उससे पहले कि मैं दोबारा लबलबी दबाता उसके हक्म में भागने वाला मेरा पुराना दुश्मन तोप से निकले गोली की तरह उड़ता हुआ मुझे टकराया और साथ लेता हुआ नीचे गिर गया। यकीनन आप समझ गए होंगे कि पुराने दुश्मन से मेरी क्या मुराद है। वो करण चावला था। उसका अपने साथी को आगे रखने का मकसद भी मेरी गोली से बचना था। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल गया था। मैंने गिरते हुए हवासों को खैर बात नहीं कहा था, क्योंकि जरा से सुस्ती मेरे हाथ में अदम आबाद का टिकट पकड़वा सकती थी। करण चावला सख्त चांद हरीफ था। उसके खाली हाथ होने पर भी उस पर काबू पाना मुश्किल था, तो मुसल्ला होकर तो बिलाशुबा सवासेर हो जाता। मैंने फौरन उसके पिस्तौल वाले हाथ पर कब्जा जमाने की कोशिश की, मगर उसने एक झटके से हाथ छुड़ाया और लोट लगाते हुए खड़ा हो गया। मैंने भी सुस्ती ना दिखाई और जैसे ही खड़े होते हुए उसने पिस्तौल वाला हाथ सीधा किया, तब तक निस्फ उठते हुए मैंने जोर से टांग चलाई। मेरा दायां पांव उसके पिस्तौल वाले हाथ से टकराया और मैं दोबारा पीछे गिर गया। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। मैं उल्टी कलाबाजी लेकर उससे 2 कदम दूर खड़ा हो गया। होंठों पर तमस्खराना तबस्सुम लिए वो मुझे हकारत से देख रहा था। लहजा भर के इंतजार के बाद उसके लबों से निकला, तुम्हें साला कहूँ या बरादर निस्बती? मैं इत्मीनान से बोला, मुंह बोला रिश्ता है, पिताजी या जीजा जी भी चल जाएगा। वो तो थोड़ी देर बाद तुम कहोगे। बाकी तुम्हारी दीदी ने बड़ी मिन्नतें की हैं कि तुम्हारी जान बख्शी कर दूं, और देख लो इसके कहने पर तुम पर दूर से गोली नहीं चलाई। अलबत्ता हाथ पांव तोड़ने से उसने मना नहीं किया था, इसलिए तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी साला जी। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उसने पेशकश की, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है, अब इस बुलबुल को छोड़ दो, जाने की इजाजत दे दूंगा। परमा अफसुर्दगी से बोली, अब तो ग्रैंडपा के दोस्त थे, दुश्मन तो तुम्हारा भी नहीं हूं बेबी। इतनी खूबसूरत लड़की से दुश्मनी कौन कर सकता है? वो मुल्तजई हुई, प्लीज हमें जाने दो, वरना मामा हमें कत्ल कर देगा। वो जहर खान दुआ नहीं बेबी, वो कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तुम्हारी कटी फुटी और ज्यादती का शिकार लाश चाहेगी। बाकी पाकिस्तानी कमांडो से इश्क लड़ाने की सजा तो तुम्हें काटना पड़ेगी ना। मैंने हैरानी जाहिर की, तुमसे इस घटियापन की तवक्का नहीं की थी। वो चपन से बोला, खुद दिन रात मजे लूट रहे हो, हमारी बारी पर एतराज क्यों? मैंने उसकी आंखों में झांका। सच कहो, क्या किसी लड़की की मर्जी के बगैर मैं ऐसा कर सकता हूं? उसने कहका बुलंद करते हुए नफी में सर हिलाया। जो शख्स सनी जैसी लड़की को अंधा समझते हुए तन्हाई में भी शराफत का मुजाहरा कर सकता है, उसके किरदार पर चोट नहीं कर सकता। अलबत्ता मिस शुक्ला पर काफी अरसे से दिल लाया हुआ है, और दिल तो दिल ही होता है यार। बाकी तुमने लौरा ब्राउन के साथ भी गुलछरे उड़ाए हैं, कोई तो हमारे भी लिए छोड़ दो यार। लौरा ब्राउन और मेरे अकट के पसे पर्दा धरिंदर शुक्ला का कत्ल था, और राजकुमारी को बेगुनाह मासूम समझने की वजह से इसकी मदद कर रहा हूं कि बेचारी का मामू इसके कत्ल पर तुला है। करण चावला के होंठों से बुलंदो बांग क्या उबला, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं।
विघ्नेश शुक्ला तुम्हारी हकीकत से अनजान हो सकता है, मैं नहीं। मैं इस लड़की की हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। एक जासूस की बेटी है, इसका बाप बच निकला था, इसकी खुशकिस्मती। इसको जराइम का हिसाब दिए बगैर कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा हमारा एक दूसरे से तारुज किए बगैर रुखसत लेना मुनासिब होगा। अब तुम्हें वाज़ेह हो गया कि मैं भारत सरकार का दुश्मन नहीं हूं, इसलिए मेरा केस तुम्हारी अमलदारी में नहीं आता। वो इत्मीनान से बोला कबूल है, छोकरी को छोड़कर जा सकती हो। मैं नफी में सर हिलाया। मिस्टर चावला, जब तुम अच्छी तरह जानते हो ये छोकरी मेरा मिशन है, फिर ये तवक्का कैसे कर रहे हो कि पाकिस्तानी स्नाइपर मिशन अधूरा छोड़ देगा? उसने कोट उतार कर दूर फेंका। लड़की से दस्तबरदार तो होना पड़ेगा क्योंकि मुकाबिल करण चावला है। याद रहे, पहले मैं ममता दीदी की वजह से हाथ रोक लिया करता था। उसने दांत पीसे। हमारी लड़ाई की खबर तुम तक पहुंचने का मतलब है मेरा शक सही था। सनी ही ने तुम्हें फरार होने में मदद दी थी। यह मालूमात तुम्हारे किस काम की? मैंने एकदम गलाग की तरफ छलांग लगाई जो चंद कदम ही दूर पड़ा था, मगर वो मुझे ऐसा मौका देने के हक में बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हरकत करते वो बरकी कूंदे की तरह उछला और मेरे पिस्तौल तक पहुंचने से पहले उसकी जोरदार टक्कर मेरे पहलू में लगी। मैं नीचे गिरा। उसके सर की टक्कर मेरे पहलू में हथौड़े की तरह लगी थी, लेकिन आराम का वक्त नहीं था क्योंकि वह पिस्तौल उठाने झुक आया था। तकलीफ बर्दाश्त करते हुए मैं स्प्रिंग की तरह उछला और मेरी जवाबी टक्कर ने उसे भी जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। गिरते ही उसने करवट तब्दील करके मेरे नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके घूमते ही मैं हल्का सा उछलकर उस पर सवार हुआ। साथ ही मेरा जोरदार मुक्का उसके चेहरे की तरफ बढ़ा, जिसे उसने कोहनी पर रोक लिया और फिर मुसलसल मेरे 2-3 मुक्के कोहनी पर रोककर उसने मेरे दोनों हाथ गिरफ्त में किए और अचानक सर की भरपूर टक्कर मेरे चेहरे पर रसीद करती। मेरे होंठ फट गए थे। खून के नमकीन जायके ने मुझे होंठ फटने का एहसास दिलाया। साथ ही मेरी जवाबी टक्कर ने हिसाब बराबर कर दिया था। मेरी दूसरी टक्कर से पहले उसने पांव समेट कर मेरे पेट में टेके और मुझे पीछे उछाल दिया। नीचे गिरते ही मैं उछल कर उठा। उसने भी उठने में सुस्ती नहीं दिखाई थी। एकदम घूमते हुए उसकी दाएं एड़ी मेरी गर्दन की तरफ बढ़ी, जिसे मैंने बमुश्किल दाहिनी कोहनी पर रोका था। वार करके वो रुका नहीं था। दायां पांव नीचे लगाकर बाएं पांव पर घूम गया। मैंने करीब होकर उसकी लात की कुव्वत को कम किया और रान पर गिरफ्त सख्त करते हुए उसे घुमाकर दूर उछाल दिया। हाथ नीचे टेक कर जमीन पर लोट लगाता हुआ खड़ा हो गया। बिलाशुबा सख्त हरीफ था और इस पर काबू पाना आसान न था। मुकाबले के तूल खींचने का भी उसे फायदा था क्योंकि उसके मददगारों के पहुंचने का इम्कान ज्यादा था। लड़ाई बढ़ाई के मामले में परमा बिल्कुल निकम्मी थी, वरना उसका हथियार पर रसाई पाना मुश्किल न था। 2 इंसास राइफलें, 1 रिवाल्वर और 3 पिस्तौल बिखरे पड़े थे, मगर वो हक्का बक्का सहमी हुई खड़ी थी। मैं मुतवज्जा करता तो करण चावला उसे फौरन बेहोश कर सकता था। उसके लिए करण चावला का एक मुक्का ही काफी रहता। वो मुझे धमकाने लगा, अभी वक्त है राजे, छोकरी से दस्तबरदार होकर चले जाओ। तुम्हें करण चावला की सलाहियतों का अंदाजा नहीं है। मैं इत्मीनान से बोला, तुम्हें मजबूत करदार का और भारत सरकार का खादिम समझकर पहले वाकई मुतासिर था, मगर परी के बारे तुम्हारी घटिया गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ तुम भी दूसरों जैसे ही नीच कमीने और कम ज़रफ़्त हो। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कसबनाक होते हुए जकंद भर कर करीब हुआ। मैं भी कदम उसकी तरफ बढ़ा चुका था। इस मर्तबा का टकराव पहले से शदीद था। मैं जल्द अज जल्द उसे खत्म करके भागने के चक्कर में था ताकि तलाशी लेने वालों से दूर निकला जा सके, तो मुझे नकारा करके परी के हसूल की कोशिश में था। और परी को पाने के साथ जहां उसकी मजमूम ख्वाहिशात की तकमील होती, वहीं उसे बेबहा दौलत भी मिलती। हम एक दूसरे से सख्ती से रगीद रहे थे। लाते, मुक्के, घूंसे, सर की टकरें, कुटने, कोहनियां, पांव के पंजे, एड़ियां अलगर्ज जिस्म का हर वो आजू हरकत में ला रहे थे जिससे मुखालिफ को चोट पहुंचाई जा सकती है। उसका पल्ला आहिस्ता आहिस्ता भारी पड़ने लगा। मेरी बर्दाश्त थी कि उसकी चोटें सहकर जवाबी वार कर रहा था। बुनियादी तौर पर मैं एक स्नाइपर हूं, लड़ाई बढ़ाई का तरीकाकार जानता हूं, मगर मेरे बेहतरीन सलाहियत है अच्छी निशानाबाजी के। निशानाबाजी पर ज्यादा तवज्जो देने की वजह से हाथापाई को वक्त नहीं दे पाता और लड़ाई की मशक से दूरी आज शिद्दत से महसूस हो रही थी। इसके साथ रत जगह और मुसलसल भाग दौड़ ने भी मुझे थकाया हुआ था, जबकि वो ताज़ा दम था। मेरे होंठों, नाक और जिस्म के खुले हिस्सों से खून बह रहा था। पसलियों पर भी अच्छी खासी ज़रबें लगी थीं। उसकी मुसलसल ठोकरों से बचने को कोहनियां इस्तेमाल करने की वजह से कोहनियों पर खराशें भी आई थी और दर्द भी कर रही थी। मेरे जवाबी हमलों का असर उसके जिस्म से भी झलक रहा था, मगर मजमूई तौर पर उसका पलड़ा भारी पड़ रहा था। शुरू ही से किसी हथियार पर कब्जा जमाने की कोशिशें दोनों ने की थी, मगर हर ऐसी कोशिश दूसरे के मुदाखलत से नाकाम हो गई थी। जब मेरे असाब मुजमहल होने लगे और मुझे महसूस होने लगा कि ज्यादा देर लड़ाई जारी नहीं रख सकूंगा, तब मैंने जुआ खेलने का फैसला किया। अगर करण चावला को मेरे मंसूबे की भनक पड़ जाती तो मेरा बेहोश होना यकीनी था। दूसरी सूरत में मैं लड़ाई का इख्तिताम कर सकता था। इस वक्त हम आमने सामने खड़े गहरे सांस लेकर तवानाई बहाल करने की कोशिश में थे। थक वो भी गया था, मगर उसे मुकाबला करने की जल्दी न थी। वो जानबूझकर लड़ाई को तूल दे रहा था ताकि कोई तलाशी टोली इधर का रुख कर ले, मगर उसकी बदकिस्मती कि अब तक कोई भी नहीं पहुंचा था। मैंने कदम बढ़ाते हुए टांग लड़ाई।
गो मैं ज्यादा तेजी से उसकी छाती में ठोकर मार सकता, मगर मैंने जानबूझकर उसे टांग पकड़ने का मौका दिया, क्योंकि उससे पहले भी वो 2 बार मेरी टांग पकड़ने में कामयाब हुआ था और हर मर्तबा उसने मुझे घुमाकर अकबी जाने फेंका था। इस वक्त वो ऐसी जगह खड़ा था कि मुझे अकबी जाने में उछालता तो मैं गलाक के करीब हो सकता था, और अगर उसे मेरी तरकीब से वाकिफियत हो जाती तो वो कोई और चोट पहुंचा सकता था। ढीले अंदाज में हमला करना मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचा सकता था। मैंने चूंकि एक कदम आगे लेकर घूमकर लात चलाई थी, तभी उसे हमले की नौयत आसानी से मालूम हो गई थी, और मेरा तो मतमा नजर भी यही था कि उसे पहले से अंदाजा हो जाए कि मैं उसकी छाती में एड़ी की ठोकर मारने वाला हूं। इस वक्त तो नहीं, मगर लम्हा भर बाद पता चला कि वो भी हथियार पर कब्जा करने के चक्कर में था, और मैंने उसे ये मौका फराम कर दिया था। मेरी रान पर गिरफ्त जमाते हुए उसने मुझे पूरी कुव्वत से अक्कम में उछाला और मेरे गिरने का इंतजार किए बगैर अपने पिस्तौल की तरफ भाग पड़ा, जो परमा से चंद कदम दूर ही पड़ा था, और मुझे दूर फेंकने की वजह भी पिस्तौल पर कब्जा जमाना ही था। अलबत्ता उसे ये मालूम नहीं हुआ कि वो मेरी चाल में आ गया है। मैं चूंकि फेंके जाने को पहले से तैयार था, इसलिए जैसे ही उसने मुझे घुमाकर अक्कम में फेंका, हवा में घूमता हुआ मैंने दायां हाथ कोनी समेत जमीन पर टेका और लोट लगाते हुए गलाक के करीब पहुंच गया।